आजकल मौसम कितना प्लेजेंट है ना। इंडियन विंटर्स की मीठी ठंड में हर किसी को अपनी वेडिंग्स, पार्टीज़ और इवेंट्स रखने होते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों का सोशल कैलेंडर चौका ब्लॉक हो जाता है। वैसे आज के टाइम्स में तो इतने नए नए ओकेजन्स क्रिएट हो गए हैं कि कोई साल के 365 डेज़ भी इनमें बिजी हो सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम क्यों सोशल गैदरिंग्स करते हैं? क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उन्हें अटेंड करें? और कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर कोई डिसाइड करता है कि वो कौन से इवेंट्स अटेंड करेगा या नहीं? चलिए आज सोशल साइकोलॉजी का एक पन्ना अनफोल्ड करते हैं। ह्यूमंस ग्रुप्स में रहने के लिए बने हैं। लोगों से मिलना और इंटरैक्ट करना हमारी एक बेसिक इमोशनल नीड है। एक दूसरे से कनेक्शन की फीलिंग हमें वैल्यूएबल होने का एहसास दिलाती है। आपस की सिमिलैरिटीज से हम एक्सेप्टेड महसूस करते हैं। साथ ही कोई भी कलेक्टिव जैसे फैमिली, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस कम्युनिटी या सोशल कम्युनिटी का हिस्सा होने से हम सेफ फील करते हैं। हमें ये अश्योरेंस होता है कि कोई भी तकलीफ़ के टाइम में हमें उनका सपोर्ट मिलेगा। और लाइफ के इस एस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए हम तरह तरह की गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे फीलिंग्स और मेमोरीज आपस में शेयर हों और कॉमन इंटरेस्ट सेलिब्रेट हो सके। रूटीन की मोनोटनी से जब बोरियत होने लगे तो इनसे लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट और मोटिवेशन मिलता है। हमारे यहाँ हाउस स्टाफ ज़्यादातर राजस्थान से आते हैं। ये लोग छुट्टियाँ बहुत लेते हैं और बार बार गांव जाते रहते हैं, खासकर किसी की भी शादी, बच्चा होने या देहांत पर। हमें ये लगता था कि हर शादी में जाना इतना क्या ज़रूरी है, दूर दराज के रिश्ते वालों को तो अवॉइड किया ही जा सकता है। फिर मुझे पता चला कि हर एक ओकेजन पर पूरे गांव के लोग मिलकर सारे अरेंजमेंट्स खुद करते हैं, खाना बनाना और दूसरी तैयारियां। जिन लोगों के पास कम रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह एक दूसरे का साथ देकर अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को बर्डन के बजाय एक मीनिंगफुल कनेक्शन और सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। वर्क लाइफ के लिए भी नेटवर्किंग करना अच्छा है। नए आइडियाज़ और ट्रेंड से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है। आप प्रोस्पेक्टिव बायर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स को बेहतर जान सकते हैं। जब आप अपने वर्क कलीग्स को एक इनफॉर्मल सेटअप में मिलते हैं तब उन्हें ऑफिस रोल्स के बाहर उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। फ़न और फ़ायदे के इस गेम से ह्यूमन सोसाइटी में सोशल बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल ग्रोथ होता है। जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो मैंने टाइटल में सोशलाइजिंग को नेगेटिव क्यों बताया है? क्योंकि इस वंडरफुल टूल के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। आजकल फेक और ओवर सोशलाइजिंग बहुत ही कॉमन है और हमें आइडिया भी नहीं है कि चुपके से ये लोगों के मेंटल हेल्थ पर कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट ला रही है। सबसे पहले इवेंट्स के लिए इनवाइट करने वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ ऐसे कोर एस्पेक्ट्स हैं जो वो भूल जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कि उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे उनका पर्पस क्या है। क्या उनका पर्पस सिंपली कुछ अच्छा टाइम बिताना है या एक दूसरे से कनेक्ट होना? क्या कोई नई अनाउंसमेंट या न्यूज़ शेयर करनी है? क्या कुछ लर्निंग के पर्पस से ये इवेंट हो रहा है या अपने सोशल पोजीशन को फर्मली प्लांट करने के लिए ये किया गया है? ऐसे कई और पर्पसेस भी हो सकते हैं और कई बार इसकी क्लैरिटी नहीं होती। मोस्टली फोकस मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करने पर होता है और ना कि राइट लोगों को। ये हमारा एक एंशिएंट इंस्टिंक्ट है, क्योंकि पहले के टाइम्स में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर पाने का मतलब होता था कोई भी अटैक के टाइम कबीले को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा हाथ होना। लेकिन आजकल ये एक सोशल सक्सेस का इंडिकेटर हो गया है। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एक फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस देता है जो हम सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स के क्रेज़ में भी देखते हैं। जब उनका गोल ये दिखाना हो जाता है कि वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाए तो वो एक्चुअल पर्पस के साथ अलाइन होना भूल जाते हैं। एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस के पीछे भागने लगते हैं। अपना सेल्फ वर्थ
कितने आदमी थे उस नंबर से जज करने लगते हैं। दूसरा, उनके अपने इनवाइटीज़ की तरफ उम्मीदें बन जाती हैं और ये एक्सपेक्टेशंस कई बार अनहेल्दी होती हैं। वो उन्हें फोर्स या प्रेशराइज करते हैं आने के लिए। अगर वो नहीं आए तो नाराज़ हो जाते हैं, जिससे इनवाइटीज़ में गिल्ट और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं। मजबूरन इनवाइटीज़ मुंह पर झूठी हाँ कह देते हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए, जबकि मन में जानते हैं कि वो नहीं आने वाले। ऐसी सिचुएशंस में कई बार रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेन होते हुए देखे हैं। ये सब इवेंट होल्डर की ओर से शॉर्ट साइटेडनेस है। वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस खुद की अचीवमेंट पर होता है। जब ओपननेस नहीं होती तो ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती और रिश्ते में एक सटल लेवल का झूठापन आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते और उन्हें एक माइंडफुल पुश चाहिए होता है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड है माइंडफुल एंड नॉट माइंडलेस, क्योंकि एक थिन लाइन होती है कंफर्ट जोन और प्रायोरिटी एडजस्टमेंट में। कंफर्ट जोन आपका दायरा लिमिटेड रखता है और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर नहीं करने देता। ऐसे में किसी के फोर्स करने पर वो इंसान अपने मेंटल ब्लॉक से बाहर आता है। जबकि प्रायोरिटी एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपके लिए लाइफ में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको साइडलाइन करके किसी और चीज़ को बिना चाहते हुए करना। शायद किसी को टास्क्स मैनेज करने हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम चाहिए। हो सकता है ये सिंपली उनके टाइप का इवेंट है ही नहीं। हम सबके पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है और इन्हें कहाँ खर्च करना है ये डिसीजन लेने का हमें पूरा हक है। कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड ने मुझे एक एग्जीबिशन में जाने के लिए पूछा। मैंने रिप्लाई किया कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने। उसने कहा ऐसे ही चलते हैं, देख कर आएंगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मेरे लिए मेरा टाइम है, जिसे मैं बहुत संभाल कर खर्च करना चाहती हूँ और मैंने उसे मना कर दिया। इसलिए दूसरे के प्रायोरिटीज़ और रिसोर्सेज को वैल्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्यार से किसी को इनवाइट करें और जेंटल फोर्स देकर अल्टीमेट डिसीजन उन पर छोड़ देते हैं तो इसे स्पेस देना कहते हैं और इससे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं? कैसे उनमें दो सेक्शंस के बीच में वेदर के हिसाब से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की स्पेस होती है। अगर वो स्पेस ना हो तो ट्रैक्स एक्सपैंड होने पर आपस में टकराकर टूट जाएंगे। बस यही स्पेस इनवाइटी और ऑर्गेनाइज़र में भी चाहिए। इससे मुझे एक स्वीट सी लड़की का इंसिडेंट याद आ गया। वो मेरी एक एक्वेंटेंस है जो फर्स्ट टाइम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसने मुझे एक्साइटेडली इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन वो इवेंट संडे को था और उन दिनों में मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। मुझे संडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना था। थोड़ी झिझक के बाद मैंने ओपनली उसे ये बात कही। बड़ी ग्रेशियसली उसने मेरे एंगल को समझा और कहा, आई अंडरस्टैंड। अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी मानती हैं। इतना यंग होते हुए भी उसमें इतनी विजडम देखकर मेरे मन में उसके लिए एक स्पेशल जगह बन गई। काफ़ी बार ऑर्गेनाइज़र की फीलिंग इनवाइटी की तरफ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं बल्कि जेन्युइन होती है। वो दिल से उन्हें अपने ओकेजन में देखना चाहते हैं, उनसे अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं या उनके प्रेजेंस से सपोर्ट की आशा रखते हैं। लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर इनवाइटी आने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये उनके ऑर्गेनाइज़र से रिश्ते के बारे में नहीं है। ये इनवाइटी की फ्रीडम और चॉइस के बारे में है। दूसरों में अपनी खुशी देखना अच्छा है, लेकिन ये नज़रअंदाज करना कि आपको खुश देखने के लिए उन्हें खुद को दुखी करना पड़ रहा है, ये गलत है। उन्हें इस बात को अपने रिलेशन का टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। हर रिलेशनशिप के डायनामिक्स अलग होते हैं और गलत नीड्स गलत इंसान से पूरी होने की आशा रखना यानी खुद को ही दुखी करना है। जैसे मुझे आर्ट, ड्रामा और कल्चरल स्टफ़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक मैं ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए मेरे हस्बैंड या कुछ फ्रेंड्स जिनको इंटरेस्ट ही नहीं था उनके साथ को एक्सपेक्ट करती रही,
तब तक डिसअपॉइंटेड ही रही। जब मैंने सेम इंटरेस्ट वाली ट्राइब ढूंढ ली, तब मेरी गलती का एहसास हुआ। इसलिए आपके इंटरेस्ट को दूसरे का इंटरेस्ट बनाने की गलती मत करिए। आपके लव्ड वंस कोई ना कोई और तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट आपको देते ही होंगे। जहाँ तक प्रोफेशनल सोशलाइजिंग की बात है, वहाँ पर भी जब कॉन्शियस नेटवर्किंग होती है, जब एक दूसरे को जेन्युइन वैल्यू देने का इंटेंशन होता है और किसी के नेम, फेम या प्रोफेशनल स्टेटस से बेनिफिट मिलने के बजाय इन सब चीज़ों के पीछे जो इंसान है उसको जानने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा इवेंट हर किसी को ग्रो होने में हेल्प करता है। आजकल जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सोशलाइट प्रेजेंस और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड है, इसे भी अगर थॉटफुलनेस से किया जाए तो ही ट्रूली इम्पैक्टफुल हो सकता है। नहीं तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स में एक और इवेंट का नाम जोड़ने से ज़्यादा ये और कुछ नहीं होता। एम्प्टी सोशलाइजिंग एक पॉइंट तक ही चल सकती है। अब सोशलाइजिंग को इनवाइटी के एस्पेक्ट से भी देखते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज़र की जिम्मेदारी है इनवाइटी को स्पेस देना, वैसे ही इनवाइटी की भी जिम्मेदारी है खुद की प्रायोरिटी समझना और उसके हिसाब से अपनी स्पेस और बाउंड्रीज मेंटेन करना। कोविड से पहले तक मेरे हस्बैंड और मैं एक कपल किटी के पार्ट थे, जिसमें 10 कपल्स थे। धीरे धीरे हम सब किटी के अलावा भी मिलने लगे और एक दूसरे के और बच्चों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। लेकिन इतना सोशलाइजिंग वीकडेज़ में करना मेरे और मेरे हस्बैंड की प्रेफरेंस नहीं थी। हम मॉर्निंग में जल्दी उठते थे और ये रूटीन फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इस बात को लेकर हमारा डिसएग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये बात अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर दी। एक्सेप्टेंस में सबको थोड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आखिरकार हो ही गया। जब हम अपने नेचर और चॉइसेस को लेकर ऑथेंटिक रहते हैं तो खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। सामने वाले आपका नज़रिया कभी समझेंगे, कभी नहीं, लेकिन अगर आपने अपने आप को अच्छे से समझ लिया है तो इससे इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं। बुरा बनने से बचने के लिए हम कई बार अपने साथ ही बुरा कर जाते हैं। बीइंग नाइस हमारे ईगो की नीड है, दूसरों के अप्रूवल से अपने बारे में अच्छा महसूस करने की, जबकि बीइंग ऑथेंटिक वाइल बीइंग काइंड में खुद के और दूसरों के बारे में जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। हम कई बार अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अगर हम किसी के ओकेजन पर नहीं जाएंगे तो दूसरे भी नहीं आएंगे। ये सच है कि सोसाइटी में रहते हुए सोशल नॉर्म्स हम पर अप्लाई होते हैं, लेकिन उस एक्शन से ज़्यादा वैल्यू रखता है एक्शन के पीछे का इंटेंशन। जब आपका इंटेंशन किसी को इग्नोर करना, उनका अपमान करना या डीवैल्यू करना नहीं है, तो डर किस बात का? सिर्फ ऐसा होता चला आ रहा है इसलिए हमें भी करना पड़ेगा। अब ये जस्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है। अगर हम पावरफुल बनना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पीछे दुनिया भागे और ना कि जो खुद दुनिया के इशारों पर नाच रहा हो, तो हमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखनी होगी। ऐसे फैसले जो एक अच्छे इंटेंशन से आते हैं, और सबसे नेक इंटेंशन है खुद के अंदर बैठे खुदा को रिस्पेक्ट करना। जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो दूसरे को अपने आप ही हमारी सच्चाई दिख जाएगी। मैंने यही देखा है कि असली संत, ऋषि, साधु और महान लोगों के पीछे दुनिया भागती है। ये सब समाज की रीत नहीं निभाते, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब उनसे उनके पावर का राज जानना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि जिस डर के जाल में फंसकर वो अपने फैसले दूसरों के हिसाब से लेते हैं, वही फियरलेसनेस इस पावर और फ्रीडम का राज है। एक और वजह है सोशलाइजिंग में एहतियात बरतने की। बहुत सारे इनवाइटीज़ पार्टी हॉपिंग, नेटवर्किंग, कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलते रहना, इवेंट्स में जाते रहना, इसको यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। वो अपने लाइफ की रियलिटी से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना चाहते हैं। डेली लाइफ के प्रिडिक्टेबल रूटीन में जब खुशी नहीं ढूंढ पाते, तब उसे माइंडलेस सोशलाइजिंग के शॉर्ट टर्म थ्रिल में ढूंढ लेते हैं। लाइफ में कांस्टेंट एक्साइटमेंट
और बिजीनेस की आदत बना ली होती है ऐसे लोगों ने। लेकिन शॉर्ट टर्म फन का गेन भी शॉर्ट लिव्ड ही होता है। ये हमें एक क्विक डोपामाइन रश देता है। इस हार्मोन के एक टाइम में हाई डोज से हमें उन मोमेंट्स में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उतना ही बुरा लगता है जब ये क्रैश होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई हॉलिडे से आप वापस आते हो तो ट्रिप की याद आती है, घर में मन नहीं लगता और इतने दिन घूमने के बाद भी उसी टाइम फिर से जाने का मन करता है। ये डोपामाइन क्रैश है, क्योंकि ट्रिप में आपका डोपामाइन लेवल बहुत एलिवेटेड था और उस एक्सपीरियंस के ख़त्म होने से वो एलिवेटेड फीलिंग्स भी चली गई। क्योंकि ट्रैवलिंग गैप्स में होता है, इसलिए थोड़े टाइम में हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बट ओवर सोशलाइजिंग में ऐसा रिपीटेडली होने पर माइंड उन एक्सपीरियंसेस को क्रेव करने लगता है। आप डोपामाइन का यो कॉकटेल बना लेते हो, जो एक तरह का एडिक्शन भी बन सकता है। माइंड को एम्प्टीनेस के पेनफुल एहसास से कुछ देर के लिए नम करने के लिए हम बाहर का शोर और लोगों की भीड़ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आप से एक डीपर कनेक्शन बनाकर कॉन्शियसली और पर्पसफुली अपना रास्ता चुनिए। मीनिंगफुल सोशल एंगेजमेंट, स्लो डोपामाइन रिलीज और दूसरे हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पार्टी एनिमल जो टर्म है वो सच में हमारी एनिमलिस्टिक टेंडेंसी को ही इंडिकेट करता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हम लाइफ के जिस दिन से चाहें उस दिन से एक थॉटफुल, एम्पावर्ड और कॉन्शियस लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। दैट्स वाई आई वुड से बिकम योर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड क्रिएट योर कनेक्शंस पर्पसफुली। शायद आपको ये टॉपिक इतना डीप या इम्पॉर्टेंट ना लगा हो, लेकिन ये डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट जीने का नाम है और हमारी हर छोटी एक्टिविटी धीरे धीरे कलेक्ट होकर एक दिन हमारी पूरी लाइफ बन जाती है। हर अनइम्पॉर्टेंट लगने वाला एस्पेक्ट भी उतना अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर वो बैलेंस में ना हो तो तकलीफ लाता है। इसलिए जब भी आपको डिसाइड करना हो कि कोई सोशल इवेंट में जाना है या नहीं, तो अपने आप से पूछिए, डू आई वॉन्ट दिस टू बी अ पार्ट of the story of my life?